नमस्कार। द टीचर्स शो के 124वें एपिसोड में आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं। हम माफ़ी चाहते हैं आयोजक के संचालकों की तरफ से कि हमारे जो मुख्य संचालक हैं डॉक्टर DN भट्ट जी आज किसी कारणवश एक ऐसी जगह पे है जहां पर नेट काम नहीं कर रहा है, तो उनकी अनुपस्थिति में हमको इस शो को चलाना पड़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सबको ठीक से चला पाएंगे। आज हमारे साथ में हैं उत्तराखंड के जाने माने समाजकर्मी, साहित्यकार और हर प्रकृति और मानव के स्वभाव पर नजर रखने वाले डॉक्टर प्रभात उप्रेती। डॉक्टर प्रभात उप्रेती जी सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हल्द्वानी में रहते हैं, इन्हें पॉलीथीन बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और आज हमारे साथ में हैं CCRT के पूर्व निदेशक डॉक्टर गिरीश जोशी जी, विशेष टिप्पणीकार के रूप में, और श्री हेमंत बिष्ट जी जो जाने माने उद्घोषक हैं। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूँ। प्रभात दा नमस्कार। नमस्कार। हेमंत जी नमस्कार। सर प्रणाम। मैं हेमंत जी से आग्रह करूंगा कि आज का सूत्र वो अपने हाथ में लें, संचालन का मुख्य रूप से। धन्यवाद श्री बहुगुणा जी, डॉक्टर जोशी सर। और आज बहु प्रतीक्षित आज का ये दिन है, क्योंकि हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिनके माध्यम से हम पर्यावरणीय संचेतना के कार्यों में जब भी हम अपने बच्चों को, जब भी हम अपने शिक्षकों को संलग्न करना चाहते थे, जब भी हम कोई क्विज करते थे कि उत्तराखंड में पर्यावरण के लिए जो काम कर रहा है एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका नाम पॉलीथीन बाबा, तो 6 से 12 तक पढ़ने वाला कोई भी बच्चा सहज रूप से उत्तर देता था कि डॉक्टर प्रभात उप्रेती जी। तो सर आपको प्रणाम, आज आप हमारे शो में हैं। बहुगुणा सर ने बताया कि 124वें एपिसोड में आप हमारे आज के अतिथि हैं। अतिथि क्या है, आपको हम अपना मोटिवेटर मानते हैं। तो जैसे हमारी परंपरा है, प्रतिदिन हम एक क्वेश्चन अपने दर्शकों को देते हैं और उस क्वेश्चन का उत्तर जो सबसे पहले सही देता है उसे माया ऑप्टिकल्स की तरफ से, हल्द्वानी माया ऑप्टिकल्स की तरफ से स्पेक्टिकल मिलते हैं, गूगल मिलता है 1000 रुपए का। सवाल 1000 रुपए का गूगल नहीं है, वो तो सवाल ये है जो स्पेक्टिकल्स मिलते हैं वो प्रेम के प्रतीक हैं और आपके सानिध्य की याद उन्हें आती है। तो हम उस चश्मे की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं दर्शकों के रूप में। और डॉक्टर GC जोशी सर, जिन्होंने अपना सुदीर्घ समय CCRT के माध्यम से पूरे भारत के शिक्षकों को अभिप्रेरित करने के लिए लगाया है, हमें मोटिवेट किया है, हम उनसे प्रार्थना करेंगे। हमारे दर्शक जानते हैं कि आज के प्रश्न को बहुगुणा सर के माध्यम से यदि स्क्रीन पर वो फ्लैश कर सकें तो हम फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को उनके मुखार बिंदु से, यानी जोशी सर के मुखार बिंदु से भी सुनेंगे। तो आइए, आप सबकी इजाजत है तो प्रश्न हम फ्लैश कर रहे हैं, अन्यथा जोशी जी खुद उस प्रश्न को बोलकर हमारे दर्शकों को प्रश्न करें। हाँ, फ्लैश मिला था तो बहुत अच्छा है। मैं हेमंत एक आपसे कहना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कंपाउंडर हूँ, तो कृपया मुझे एड्रेस मत करिए कि डॉक्टर जोशी। साधारण इंसान हूँ और इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन चलिए कुछ किस्मत ऐसी थी कहीं पहुंचे। तो ये एक मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कहना चाहिए एक आदत कह लीजिए या एक संस्कार कह लीजिए कि हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो डॉक्टर जरूर लगा देते हैं उसके आगे। लेकिन मेरे को लगता है डॉक्टर शब्द मेरे जैसे व्यक्ति के आगे ना लगे तो ज्यादा अच्छा है। भविष्य में हम डॉक्टर ना लगाएं। आप गिरीश कह दीजिए, गिरीश जोशी कह दीजिए, आपसे छोटा हूँ। तो प्रश्न आप यदि डाल दें भगुणा जी, नहीं तो मैं पूछ देता हूँ। प्रश्न मैंने डाल दिया था, लेकिन मेरे ख्याल है यहाँ पे इसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो हमारे इस शो के जो टेक्निकल सपोर्ट जो हमें से करते हैं, हर्षित भट्ट जी, तो इस आवाज को सुन रहे होंगे। तो मैंने उनके मैसेंजर में डाल दिया है। तो हर्षित बेटा, अगर तुम सुन रहे हो तो इसको डाल देना इसमें। तो सुन रहे हैं तब तक पढ़ देता हूँ। प्रश्न कि रंगमंच हो या फिल्में या फिर दूरदर्शन, इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय हर स्थान पर दिया।
पिता के साथ थिएटर की शुरुआत की और फिर पति के साथ भी। एक अत्यंत भव्य और महत्वपूर्ण फिल्म के लिए 3 अभिनेत्रियों में से इनका चयन किया गया। बहरहाल फिल्में कम की और आज भी थिएटर में संलग्न हैं। हम किन की चर्चा कर रहे हैं? मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ बाय द टाइम इट कम्स ऑन द स्क्रीन। थिएटर, फिल्म्स और दूरदर्शन, acting skills of every shade was grossly proved. Started theatre under her father, she continued with her husband. She was selected for a big and grand film amongst 3 actresses. However, acted in few films but still active in theatre. Whom are we talking about? हम किन की चर्चा? तो दर्शकगण, आपने क्वेश्चन सुन लिया होगा, हम इसको आपके स्क्रीन में फ्लैश भी करेंगे, लेकिन प्रश्न आपने सुन लिया है तो उठाइए कलम, तब तक आप नोट कीजिए। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले प्रतिभागी बनिएगा और माय ऑप्टिकल्स के तरफ से आपका जो एक उपहार है, चश्मा, आपके पास पहुंचेगा। तो हम आज प्रोफेसर, हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया है, तो प्रोफेसर उप्रेती जी को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। तो रोजाचारी सर, हम जैसा हम प्रतिदिन का हमारा एक रिवाज है, परंपरा है, हम पहले अपने अतिथि, हम तो आज आपको शिक्षक के रूप में ही यहाँ पर देखना, यहाँ पर अपना गौरव का अनुभव करेंगे। तो पहले आपका बचपन और आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, थोड़ा चंद शब्दों में हम आपका परिचय आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। आपको प्रणाम है, तो आपका परिचय। जी, हमारा वैसे अक्सर कहा जाता है ना, ये खानदानी दवाखाना चलता है, तो हमारा परिवार भी खानदानी अध्यापक रहा। तो सबसे पहले तो मेरे दादाजी देवकी नंदन उप्रेती जी थे जी। तो वो उत्तराखंड के पहले हेडमास्टर रहे। तो बरेली में जहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, उन्होंने पूरे 26 साल बरेली में अध्यापक के रूप में जमाया और बरेली को बिल्कुल सही स्कूल बना दिया। इसलिए उनको राय साहब पदवी मिली थी। शिक्षा में शायद सारे हिंदुस्तान में पहली बार उनको शिक्षा की उस पर वो मिली। उसके बाद दादाजी और मेरी दादाजी थे डॉक्टर गंगाधर त्रिवेदी, तो उन्होंने फोकलोर ऑफ उत्तराखंड कुमाऊं लिखी थी और इतिहास भी कुमाऊं का इतिहास सबसे पहले उन्होंने ही लिखा था। वो किताब अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन बद्रीदत्त पांडे जी ने उससे बहुत कुछ लिया था 1898 में। और मेरे पिताजी श्री कविंद्र शेखर जी थे, बहुत फेमस अध्यापक रहे हैं, जाने जाने अध्यापक रहे हैं। और उसके बाद एक अध्यापक मैं भी रहा, मैं भी तो खैर बिगाड़ का अध्यापक रहा और शुरुआत से ही मैं प्रॉब्लम चाइल्ड रहा हूँ। प्रॉब्लम चाइल्ड, प्रॉब्लम हस्बैंड, प्रॉब्लम टीचर, ऐसा ही रहा। और मैं इतना प्रतिभाशाली था कि प्राइमरी स्कूल से ही मैंने फेल होना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद वहाँ मैं बोर्ड में देखता था, गोरखालैंड में, नैनीताल में। जी, मैं वहाँ टीचर रहा सर, वहाँ गोरखालैंड में। जी जी। हाँ, मुझे अंदाज ही नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है, क्या है। जैसे बायोलॉजी के सती साहब थे, वो निक्टेटिंग झिल्ली कहते थे। अब मुझे होता था कि चश्मा निक्टेटिंग झिल्ली है क्या है। सुबह आगे चल करके पिताजी ने जबरदस्ती मुझे मैथमेटिक्स दिलवा दी। तो मेरे लिए तो सारे शब्द हवा हवा होते थे और मुझे होता था, सवाल आते थे मेरे अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इतनी ज्यादा मेहनत की, उसके बाद एक ही क्यों आया। उसके बाद क्वांटिटीज होती है, मैं सोचा था क्वांटिटी ऑलरेडी मौजूद है, ये हमें वैसे ही परेशान करेंगे कि ये इमेजिन करने की क्या जरूरत। इसके बाद मैं हाई स्कूल में 2 साल फेल हुआ, इंटर में 2 साल फेल हुआ और मुझे कुछ नहीं आता। कार्बन बॉन्ड में बनाता था, ऐसे कार्बन बनाता था और उसमें ऐसे खूब भुजाएं बनाता था। मुझे लगता था और मैं फूल लगाता था, तो मुझे ये होता था क्या बता
जो लिखने वाला है, जो देखने वाला है, वो इसी फूलों से ही खुश हो जाए। हाई स्कूल में मैंने एग्जाम दिए तो मैं कैरी फॉस्टर ब्रिज के बारे में मैंने पढ़ा था, बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ा, वो सब उल्टे ही आ गए, लेकिन मैंने कैरी फॉस्टर डाल दिया और फिर मैंने दिया, गुरुजी पास कर दीजिएगा, मैं यही जानता हूँ। पता नहीं मैं कैसे पास हो गया। तो यही मेरा वो रहा। उसमें मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल नैनीताल में थे, गोरखा लाइन में थे। उसके बाद फिर वो वहां चले गए, गमसाली चले गए, चमोली में। और चमोली में मैं ऐसा उपद्रव निकला कि मैंने उनके खिलाफ हड़ताल कर दी। चमोली में सर? हाँ, चमोली में पिताजी के खिलाफ हड़ताल। हाँ, और ये पहला ही रहा केस। यही सब धंधे रहे। और क्या कहते हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने पास किया, फिर बीए किया, एमए किया, पता नहीं कैसे मैं फिर इंटर कॉलेज पुरोला में चला गया। इंटर पुरोला में जब मैं गया तो वहां पर उस टाइम भी मैं वो पढ़ता था, चंदा मामा, पराग, ये सब पढ़ता था। बच्चे तो मेरे सर पर सवार होते थे, तो वो भी पढ़ने लगे। तो उसमें वहां नेगी जी प्रिंसिपल साहब थे, वो बड़े खतरनाक प्रिंसिपल माने जाते थे। उन्हें कहते थे, यार क्या करें साहब, ये लड़का आ गया है जो अपने बाप के खिलाफ जिसने हड़ताल करी थी, उसने हमारे वो भी बिगाड़ दिया। उसके बाद फिर मैं डिग्री कॉलेज में आ गया। डिग्री कॉलेज में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा प्रॉब्लम ही रहा, नहीं उसके पहले की था और भी है। इंटर के जब मैं पास नहीं कर पाया तो सबने कहा, भैया ये गुरुजी सर इनको पॉलिटेक्निक करने के लिए भेज दीजिए। फिर मैं लखनऊ चला गया, और जब मैं लखनऊ गया तो वहां फिर पॉलिटेक्निक में नहीं हो पाया। और फिर वहां पे दादागिरी भी हुई, मैं कुछ रिटायर्ड दादा भी रहा हूँ वैसे। वहां पर मारा और वो सब होता रहा। और उसके बाद वहां से निकाल दिया तो मैंने ITI किया। तो मैं ITI कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ IIT किया, तो सब चौंकते आ रहे, IIT किया आपने? खैर वो भी हमारी मार रहा हो गई। उसके बाद मैं भर्ती होने के लिए चला गया। भर्ती होने के लिए सिंगापुर चला गया था। अगर वहीं जा रहा था तो अभी रिटायर्ड हौलदार तक तो ही जाता, खंबे पे चढ़ा दिखाई देता। लेकिन पिताजी ने किसी कहा करके वहां से हटवा दिया। फिर उसके बाद पिताजी मुंशारी में थे, मैं मुंशारी में आ गया। मुंशारी बाद मैंने किया, फिर BA किया, फिर आर्ट साइड से ही किया। डिग्री कॉलेज में आ गया। और फिर डिग्री कॉलेज में जब गए तो फिर मैं उत्तरकाशी में जब था, श्रीनगर में था, तो आदमी से मेरी मुलाकात हुई और वो दोस्ती बहुत आगे बढ़ी। और मैंने उनको सफदर आदमी, एक आदमकद इंसान मैंने लिखा। और उसके बाद मैंने पद यात्राएं भी शुरू करी, श्रीनगर टू शिमला, श्रीनगर टू पिथौरागढ़, नेपाल, तिब्बत। मैं जब गमसाली में था तब मैं वहां भी भागा, तिब्बत भी भाग गया था लोगों के साथ जी। और वहां एक बड़े भारी तूफान में भी हम फंसे, 7 दिन तक नहीं खाया। बाद में ये स्थिति आ गई कि हमें कुत्ता खाना पड़ा, और फिर हम किसी तरह से अपने को सर्वाइव किया, तब आए। तो ये सब खुरापात, उल्टा दिमाग था, मोटी बुद्धि थी, पता नहीं कैसे डिग्री कॉलेज में चला गया। डिग्री कॉलेज में गया तो श्रीनगर में ये स्थिति रही। उसके बाद मैं उत्तरकाशी गया, तो उत्तरकाशी में भी एक हमने ड्रामा किया। तो वहां पर एक वो आने वाले थे, मंत्री आने वाले थे। तो मेरे पास DM और SP दोनों आ गए। उन्होंने कहा, साहब ये आप उस ड्रामे को मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह लड़कों ने उनको चूड़ी बना दी थी, तो वो वैसे नाराज थे, और उनको मालूम है ये ड्रामा भी ऐसे खतरनाक है। तो उन्होंने कहा, गुरु जी आप वो ड्रामा मत कीजिएगा, और जब मंत्री जी चले जाए तब कीजिएगा। अब मेरे दिमाग नहीं, मैं तो जब मंत्री जी रहेंगे तभी करूंगा। तब मैंने वहां ड्रामा किया, तो बहुत नाराज हो गए। फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, और 3 साल तक मैं उसमें, मेरा बेटा का जन्म हुआ था, बड़ी मुश्किल में रहा। 6 महीने मैंने वो 3 महीने का मेडिकल लेना पड़ा। फिर मैं अगस्त मुनि आया, अगस्त मुनि से गोपेश्वर, अंत में पिथौरागढ़। गोपेश्वर में भी मुझे इल्जाम लगाए गए कि बहुतों ने कहा कि साहब ये तो नक्सली है। मैंने कहा अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूँ, और गलत के खिलाफ लड़ता हूँ, तो मैं नक्सली हूँ, मैं मानता मैं नक्सली हूँ। उसके बाद मैं पिथौरागढ़ गया तो वहां लड़कों ने इल्जाम लगाया, सब वो भाजपा RSS के थे। उन्होंने कहा, साहब कम्युनिस्ट ने सारा कॉलेज जो है बर्बाद कर दिया।
मैंने कहा अगर प्रेमचंद की जयंती करना वो है, बर्बाद करना है, चलो मैं मानता हूँ, मैंने कॉलेज बर्बाद कर दिया। और फिर उसके साथ ही फिर यही फिर तिब्बत, नेपाल, श्रीनगर टू शिमला, श्रीनगर टू पिथौरागढ़, नैनीताल टू पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ टू गर्ब्यांग, बहुत ही यात्राएं करी। वो तो याद भी नहीं, लेकिन करी, बहुत ज्यादा करी। तो इसलिए कहते हैं कि वो चीज थी ना, वो जबरदस्त चीज थी जो अपने अंदर होती। एक शेर है कि जलवाए घाट तक मुझे भी ले चलो मूसा, तो मैं वहां घस आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। तो ये मुझे करके ले जाती थी। और बहुत से लोग तो कहते थे कि साहब एक पागल आदमी है, तो हम यही कहा करते थे कि चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वरना हम जमाने भर को समझाने कहाँ जाते, क्योंकि बहुत से लोग माफ करते हैं। तो आज आपके सामने मैंने छोटी सी अपनी बात बता दी। तो यही मेरा थोड़ा सा परिचय है। बाकी आदमी अपने को नहीं पहचान पाता तो अपना परिचय क्या देगा। बहरहाल अभी भी मैं बहुत अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, अभी भी चल रहा हूँ। इस बीच में बीमार भी रहा, तो मुझे एम्स में, मैं 2 साल एम्स में रहा, तो मुझे प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, फिर उसके बाद खून का कैंसर हुआ, तो उससे थोड़ा स्वास्थ्य खराब रहा। लेकिन फिर भी ये चलता है, जिंदगी में सब चलता रहता है। बड़ा मुझसे सब लोग नाराज भले ही थे, लेकिन छात्र कभी नाराज नहीं रहे। मैं कभी भी क्लास अगर जाता था तो मुझको इल्हाम होता था, मैं एक तरह से अंदर जाता तो जो 45 मिनट मेरे लिए होते थे वो मुझे ट्रांस की स्थिति में होता। मैं भी ट्रांस की था और बच्चे भी ट्रांस की स्थिति में होते। ट्रांस की, और मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और जिस दिन वो हड़ताल होती वो दिन मुझे बड़ा दुख होता था, मैंने वो छोड़ दिया। तो इसलिए रिटायरमेंट के बाद भी मैंने प्रिंसिपल से कहा साहब आप मुझे पढ़ाने दीजिए। तो प्रिंसिपल ने कहा अरे साहब आप फिर पैसे रुपया क्लेम करेंगे। मैंने कहा मैं क्यों रुपया क्लेम करूँ। तो यही था, मुझे पढ़ाने में बहुत ही इंटरेस्ट था और ये मेरी खुशी रही। मैंने कभी सेल नहीं ली जिंदगी भर और खूब पढ़ाया और पढ़ाने की खूब इच्छा रही। मतलब जो भी मुझे आता था वो। और मैं आज समझता हूँ कि जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये जितने प्राइवेट कॉलेज हैं, सब क्रिमिनल कॉलेजेस हैं। इन्होंने क्राइम कर दिया, बच्चे की ऐसी तैसी कर दी। सुबह 4 बजे बच्चा जो है उसमें जाता है, बस में जाता है और रात के 5 बजे लौटता है। बताइए क्या उसका जीवन है। बच्चा तो पूरा खत्म ही होगा ना। इससे अच्छा तो गांव के प्राइमरी स्कूल के बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम प्रकृति के तो जीते हैं। मुझे याद है मैं एक सेमिनार में जा रहा था तो मेरे साथ एक कलीग थे, वो भी खूब खुशदिल आदमी थे, क्योंकि रास्ते के अंदर वो खामोश रहे। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई होगी। उसके बाद जब हम होटल में गए तो वो खामोश। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, तो परेशान दिख रहे हैं। हाँ ऐसा ही ऐसा है। अचानक उनका फोन आ गया। फोन जैसे ही आ गया वो अचानक बहुत खुश हो गए। मैंने कहा क्या बात, खुश हो गए। मैंने कहा असली में वो मेरी छोटी बच्ची का किसी प्राइवेट स्कूल में जो है एडमिशन हो गया। वो इतने खुश हो रहे थे वो IAS में निकल गई। तो ये तो हमारी मेंटलिटी है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा क्रिमिनल एजुकेशन सिस्टम है। वो बच्चे को पैकेजेस बना रहा है। तो एक अध्यापक के रूप में वो आप सोचिए कि एक बार एक कोई सज्जन थे, उन्होंने कहा साहब हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ा दीजिए। मैंने कहा पढ़ा देंगे। तो मैंने ऐसे पढ़ाया। तो मैं बच्चों को लाता था बोर्ड में कहता था अच्छा बच्चों तुमने देखा, बताओ मैं तुम्हें कैसा लग रहा हूँ। तो बोर्ड में लिखते थे, कोई मेरे कंधे पे चढ़ा, कोई चढ़ा। एक हफ्ते बाद उसने हाथ जोड़ दिए, बच्चे गुरुजी आप जाइए, आपने तो हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। लेकिन वो बच्चे मुझे अभी तक याद करते हैं कि गुरुजी आप कहाँ हैं, गुरुजी आप कहाँ हैं। मुझे याद है कि मैं श्रीनगर में गया था, तो श्रीनगर में ऐसे में जा रहा था गोला बाजार में, पीछे से एक आया गुरुजी गुरुजी गुरुजी। मैंने कहा अरे कौन है। तो एक बुजुर्ग आदमी दिखा दिया। तो गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी पीठ देख करके मैं पहचान गया था कि लग तो मेरे ही गुरुजी रहे हैं। तब मुझे लगा कि क्या असली उपलब्धि मेरी है। मैं सोचता हूँ कि टीचिंग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हुआ है माध्यम है और सर्वश्रेष्ठ ताकत है। और ये टीचिंग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आदमी जो है सर्वश्रेष्ठ कार्य करता। और जिंदगी में मुझे सर्वश्रेष्ठ कार्य यही लगा
और आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं खूब पढ़ाऊँ, और ऐसे नहीं पढ़ाऊँ जैसे पढ़ाता हूँ। मैंने पढ़ाने से ज्यादा उनसे, अपने शिक्षकों से सीखा है, उसे जाना है, समझा है, उसी संदर्भ में मैंने काम किया है। तो ये छोटा मोटा आपने जो मुझे सवाल किए थे उसका थोड़ा बड़ा जवाब मैंने दे दिया। बाकी आप बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत बहुत। आपकी जिजीविषा को दर्शाता है कि इन थपेड़ों के बावजूद आप इतने उत्साहमान हैं, इतने जीवंतता से भरे हुए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आपका आशीर्वाद आज हमें मिला। जैसा हिमंदा ने कहा कि हम सब आपको एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि जो कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो भी वो इस बात का प्रतीक है, दर्शाते हैं कि आपका व्यक्तित्व जो है उन्होंने कैसे प्रभावित किया। हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ बीच में। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शिक्षा जो है, भारत में शिक्षा क्रिमिनलाइज हो गई है, एक मार्केट बन गई है, एक शॉप बन गई है, और उस लिहाज से, लेकिन इसका निदान क्या है? निजाम तो पूरा रिवोल्यूशनरी है। अब हम लोग तो चिंतन भी वैसे हो गए हैं, वैचारिक रूप से भी हम बिल्कुल ब्लंट हो गए हैं। अब जैसे आज भी कहते हैं कि अच्छे दिन ये हैं, तो वो बुरे दिन तो ज्यादा अच्छे थे तो पहले थे। सवाल ये पैदा होता है कि मैं सोचता हूँ क्राइसिस किसी चीज की नहीं है, क्राइसिस ऑफ थिंकिंग है। तो जो सोक्रेटिस कहता था, आई नो ओनली थिंग दैट आई नो नथिंग। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि एक जरा सा जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपने उससे बराबर कुछ नहीं समझता। मैं आपके सामने बताऊं, डिग्री कॉलेज में एक हमारे डिग्री कॉलेज के अध्यापक थे, तो वो ऊपर पढ़ा रहे थे, ऊंची मंजिल में पढ़ा रहे थे, और नीचे जो हमारे जाड़ों के दिन थे तो हमारे जो जितने टीचर थे वो धूप फेंक रहे थे, कभी ऐसे, कभी पीट करके, कभी कुछ करके। तो उन टीचर ने हमारे अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अगर तुम कंटिन्यू पढ़ोगे और फर्स्ट क्लास लाओगे, पीएचडी लाओगे, तो और कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बन जाओगे नीचे, कम से कम धूप तो तापोगे। मतलब मेरे कहने का मतलब है, हमारे वहाँ डिग्री कॉलेज में कोई नहीं पढ़ाता, ढीला नहीं पढ़ाता। मुझे याद है कि बच्चे आते थे, 2 या 4 बच्चे आएंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे, तो वो लोग कहते कितने हैं भाई? गुरुजी 4 है। अरे 150 की क्लास है, 4 है, मैं क्यों पढ़ाऊं? लेकिन जब मेरे पास आते मैं कहते कितने बच्चे? वो 4 है। मैंने कहा तुम असली पढ़ने वाले हो, चलो पढ़ो। मैं उनको पढ़ाता। फिर वो कम्युनिकेट करते थे कि साहब गुरुजी ने क्लास ली। फिर 4 आते, फिर 10 आते, 50 आते, फिर 60 आते, फिर 100 आते। मेरी क्लास कभी खाली नहीं रही, और मैंने जम के पढ़ाया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं अभी और इसी वक्त भी मर जाऊं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन को पूरी समग्रता से जिया, और जो मेरे अंदर समग्रता थी, जो मेरी टोटलिटी थी, उस टोटलिटी में को मैंने लोगों को, बच्चों को देने की कोशिश की। इसलिए आज मेरी उपलब्धि वही है। मैं सोचता हूँ कि अध्यापक वही है जो छात्रों को गेन कर ले। छात्र जो है उसको रिटायरमेंट के बाद, आप देखिए रिटायरमेंट के बाद कौन किसको पूछ रहा है, कोई डायरेक्टर हो गया, कुछ हो गया, कौन पूछता है? अब मुझसे बहुत से ने कहा कि आपने पॉलिटिशियन पर काम किया, ये तो अनसक्सेसफुल हो गया। मैंने कहा मैं अनसक्सेसफुल थोड़ी हुआ हूँ, ये तो पब्लिक अनसक्सेसफुल हुई है, राजनेता अनसक्सेसफुल हुए हैं, प्रशासन अनसक्सेसफुल हुआ। मैं तो बढ़िया हूँ, मेरा तो इनकारनेशन हुआ है, मेरा तो प्रोजेक्शन हुआ, आगे मैं बढ़ा हूँ। आज भी लोग याद करते हैं, वो करते हैं। तो चीजें ये है कि आपका इनकारनेशन होता है जब आप लोगों से जुड़ते हैं, गहरे अंतरंगता से जुड़ते हैं। अभी हमारे भगोड़ा जी हैं, उनके साथ एक बार मैंने यात्रा करी। अरे ऐसी गजब यात्रा करी, उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके काफल हमें खिलाया, फिर उसके बाद सोमेश्वर की मिठाई खिलाई, और ऐसे बोले, ऐसा बोले कि हम इनके फैन हो गए, और हमने इनका नाम रसराज रख दिया। तो यही रसराज अगर पब्लिक वो है, टीचर है, तभी वो बच्चों को बता सकता है, खुद नहीं बता को।
मुझे याद है पुरला में जब मैं था इंटर कॉलेज में, तो मैं बच्चों को जुडो भी सिखाता था, क्रिकेट भी सिखाता था, गाने भी सिखाता था, मतलब क्लास के अंदर से बाहर जाके सिखाता था। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस समय मैं दिल्ली में गया तो अपोलो हॉस्पिटल में जैसे मैं था तब तक एक कोई व्यक्ति आया, उसने मुझे चरण स्पर्श किया। मैंने कहा ये कौन होगा भाई? उनका मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं चौहान हूँ। उनका अरे, तो सबने कहा साहब ये तो पेट के सबसे बड़े सर्जन यहाँ के दिल्ली के हैं। तो मैंने कहा अरे तुम, गुरु जी आप ही की प्रेरणा से, जब आप पुरोला थे, जबकि वो साइंस का आदमी था, मैं आर्ट का था, आपने मुझे वो प्रेरणा दी, उसी प्रेरणा से मैंने डॉक्टरी करी और आज मैं यहाँ हूँ और आपके कर रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए? यही चीज है, यही उपलब्धियां हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जब तक हमारी कोई क्राइसिस नहीं, क्राइसिस ऑफ थिंकिंग है हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह वो है। तो इसीलिए मैंने सोशल वर्क भी किया। तो सोशल वर्क के अंदर भी वो थिंकिंग को डाला। पॉलिथीन आंदोलन को मुझे तो खाली जबरदस्ती इन्होंने पॉलिथीन बाबा बना दिया। ये मुझे नाम भी पसंद नहीं था लेकिन वो पॉलिथीन का आंदोलन नहीं था, वो आंदोलन सोच का, चिंतन का आंदोलन था। और मैंने देखा धीरे धीरे पिथौरागढ़ में या गोपेश्वर में जहां भी मैंने कार्य किया, वहां पर मैंने देखा कि लोगों ने पॉलिथीन का ही काम नहीं किया। मतलब पिथौरागढ़ के अंतर्गत जो महिला अस्पताल था वो इतना गंदा था, इतना खराब था, भ्रूण जो है फेंके रहते थे, बोला कोई ब्लड वहां पर रहता था। लोगों ने वहां सफाई, लोगों ने रोड प्रभात दा थोड़ा माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए। हमारे बहुत सारे दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले कि मैं उनके सवालों को आप तक पहुंचाऊं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल है उससे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल नहीं है, आपने एक पुस्तक लिखी थी फागु दास की डायरी, जो कि एक आवारा किस्म के, भिक्षुक किस्म के, और जो कि प्रकृति के प्रति, मानव के प्रति एक अपनी संवेदना भी रखता है, उसकी यात्राओं के बारे में, उसके अनुभव के बारे में लिखा था। और मैंने अभी तक अपने जीवन में राहुल संकीर्तन से लेके कई लोगों की घुमक्कड़ी यात्रा की कथाएं पढ़ी। अभी पिछले एक महीने में मैं 2-3 किताबें और पढ़ चुका हूँ घुमक्कड़ी यात्रा की, यूरोप से लेकर के हिंदुस्तान के लोगों की। लेकिन जो फागु दास की डायरी है वो एक अलग ही किस्म की थी। उसकी जो भाषा, अनगढ़ भाषा, एकदम भदेश भाषा कह सकते हैं, जो देसीपन उसके अंदर था, मट्टी की जो उसमें महक थी, वो अलग ही थी। मैं चाहता था कि आप दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को फागु दास की डायरी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, फागु दास की डायरी मुझे पिथौरागढ़ में पद्मानाथ पंत जी के वहां से मिली थी। ऐसा मैं और डॉक्टर राम सिंह जी वहां पर गए हुए थे उनके वहां, तो उन्होंने फागु दास के बारे में बताया। फागु दास एक बिहार का था, मतलब आवारागर्द भी रहा, साधु भी रहा, उसने चोरी भी की, उसने प्रेम भी किया, उसने सोशल मूवमेंट्स भी किया। दुनिया का जितना काम था वो उसी ने किया। कोई ऐसा काम था जो पढ़ा लिखा भी नहीं था वो, इसलिए उसकी भदेश भाषा थी। तो परमानंद जी ने मुझसे क्या कहा, डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर राम सिंह जी से, कि साहब ये है, और फागु दास ऐसा था, उसका बेस कैंप यही था। वो आप सोचे उस जमाने में सत्तू खा करके, जहां लोग ना तिब्बत गए, तिब्बत 3 बार वो तिब्बत गया, और वहां जो अमरनाथ है, अमरनाथ में चढ़ा, और ऐसी जगह से चढ़ा जहां से कोई नहीं चढ़ा हो। और उसने बताया कि वहां पर जो शिवलिंग है उसमें बर्फ कैसे होती है, कैसे क्या होती है, क्या नहीं होती है। और वो आदमी इतना ज्यादा चला तो उसका वहां बेस था। तो परमात्मा जी ने कहा ये उसकी डायरी में लिखता था, वो करता था। तो उन्होंने डॉक्टर राम सिंह जी से उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप इसको वो कर दीजिए, कहीं छपा दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं छपाते, प्रभात है, प्रभात छाप देगा। तो मैं आया, मैंने उठाया, मैंने उसको टाइप किया, कोशिश करी, और उसका मैंने एक बड़ी पत्रिका को दिया, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, माने जाने हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं छापते, किसी छोटी पत्रिका में छापिए फिर देखेंगे। मैंने कहा अच्छा बच्चों ठीक है। तो मैंने नैनीताल समाचार वालों को, नैनीताल समाचार ने उसको धारावाहिक छापा। उसके बाद ये समय साक्ष्य वाले मिले थे मुझे वहां, तो वहां मैंने कहा छापते हो तो छाप दो। उन्होंने किताब छाप दी। तो उस किताब को लेकर के बिहार से एक बड़े माने जाने लेखक थे, उन्होंने कहा कि सर आपने जो ये किताब लिखी है, ऐसी किताब जर्मनी में
एक व्यक्ति ने लिखी है, उस व्यक्ति की जो वाकई डाकू था, उसके बाद उसने लेटर लिखी थी, वैसी ये किताब है, इसके लिए आपको बधाई। तो मैंने कहा मेरी क्या बधाई है, वो तो उसकी लिखी हुई है, मैंने तो खाली संकलन किया। वो असल में अगर आप उसको गौर से देखें तो जबरदस्त आदमी, लेकिन हमें समाज के अंतर्गत यही होता है कि जो व्यक्ति समाज से उपेक्षित होता है, उसके पिताजी ने उसको निकाल दिया था, तो उसके कारण हम तो यही उसका संक्षिप्त हुआ है। जी। हेमंत दा, आप कुछ बात पूछना चाहेंगे इस बारे में? जी, आप नाट्यकर्म में भी सर बहुत ही मतलब बिल्कुल तन मन से जुटे रहे, पिथौरागढ़ बताते रहते थे, और आप लोक संस्कृति पर भी आपका बहुत अच्छा काम है। एक बार युगमंच नैनीताल ने उत्तराखंड के लोक नृत्य पर काम किया था, उत्तराखंड के लोग झोड़ा, चपेली, चांचरी और छोलिया। तो छोलिया के बारे में आपके बहुत ही आकर्षक टिप्पणियां, लोगों ने कहा कि लंबा क्यों नहीं बुलवाया आपने, प्रभात जी का इंटरव्यू छोटा क्यों है, लंबा करवाते इसको। तो सर अगर आज मौका है, अगर छलिया, छोलिया जिले हूँ, पहाड़ में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हमारे इधर चंपावत में तो छोलिया है, और वहां पर छलिया है, यहाँ सरंकार है, वहाँ सराव है। तो लोगों ने कहा कि उस दिन जरा विस्तार में छलिया क्यों कहते हैं, आपने बहुत छोटी उसमें क्लिप लगाई है। तो आज सौभाग्य मिल गया, जरा सा छलिया के बारे में बता ला सर। छलिया पर तो वहाँ एक रावत जी ने बहुत काम किया था, रावत जी बल्कि जिन्होंने गाना लिखा था, स्वर्ग तारा है जुदली राता को सुन लो मेरी बाता, राता, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उस गाने को किसी ने छोड़ दिया। असल में बड़े लोग बड़े चोर होते हैं, हाँ। मैं बड़े लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, उनका नाम है, फिर सब मुझे गाली देंगे, वैसे ही गाली खाते हैं। तो उसको छोड़ दिया, तो उनको बड़ा आघात लगा उससे। उन्होंने एक नाटक में रखा था अभागी बटुआ, तो उन्होंने छोड़िया नृत्य का इम्प्रोवाइजेशन किया, और जो जो राजस्थानी रंग बिरंगे कपड़े थे वो उन्होंने पहनाए। बाद में तो बिल्कुल बेकार हो गया। उसमें वो पूरा ऊपर से तिमंजिला चौमंजिला बनाते हैं, नामा करते हैं, मूर्तियां छल है, वो छल का मतलब डोजिंग फुटबॉल में करते हैं ना, उस तरह से वो तो एक वो था कि उस समय जब डॉक्टर राम सिंह जी बताते थे मुझे कि जब वहां एक जगह से दूसरी जगह जाते तो रास्ते में ठाकुर लोग वो जो लड़के है उसको गायब करते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं था, तो उनके साथ तलवार लेकर के जाते थे। एक तरह से युद्ध का वो होता था, वो एक सिंपल चीज थी। बाद में लोगों ने तो उसको पता नहीं क्या क्या बनाया, उसका पूरा नाश मार दिया। तो मूल क्या, वो एक सिंपल डांस था जिसके अंदर उसके बाद बल्कि वो इस तरह से गाते थे, जय की सैनी काली काली उको बड़ो नाम, तवा में रख दी ने आग में रख दिया तवा को के काम। मैंने कहा इसको ऐसे भी रखो, जय की सैनी काली काली उको बड़ो नाम, कार्बन में रख दिया उको बड़ो नाम, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो मूलतः वो सिंपल एक चीज है, मतलब जितने भी लोग हैं वो सिंपल है, बाद में लोग उसको जटिल बना देते हैं, और ऐसा वही लैंग्वेज भी है। जैसे आप लैंग्वेज देखेंगे कि जो हिंदी जानता है वो अंग्रेजी बोलेगा, लड़ाई होगी तो अंग्रेजी में गाली देगा, और जो ज्यादा अंग्रेजी जानता है उसके लिए अंग्रेजी बेकार, वो फ्रेंच में गाली देगा। तो ये जो इलिटपन है हमारे अंदर, विशिष्ट वर्ग, जैसे ब्राह्मण में भी है कि नाक हमेशा ऊंची रहती है, हम तो पुराने ब्राह्मण हैं, ऊंची धोती है। मुझसे एक ने पूछा कि तुम कौन सी धोती हो, मैंने कहा हम तो लुंगी वाली हैं, लुंगी वाले ब्राह्मण हैं, हम तो लुंगी पहनते हैं, क्या करोगे। तो चाहे यहाँ गढ़वाल में है चाहे कुमाऊं में है, आपस में वैसी मारा मार है। एक बार की बात है कि अल्मोड़ा वाले पिथौरागढ़ से चिढ़ते हैं, गढ़वाल वाले कुमाऊं से चिढ़ते हैं। ये चिड़ भी छोटी छोटे लोगों ने मनाई। मुझे याद है एक बार जब मैं पिथौरागढ़ से आ रहा था, धनिया के बाद धीरे धीरे पेड़ टेढ़े होने लगे। तो एक गुरु जी ये पेड़ टेढ़े क्यों हो रहे हैं, मैंने कहा अल्मोड़ा नजदीक आ रहा है। उसके बाद गुरु जी आपने बड़ी गजब की बात की। तो ये आपस में द्वेष
और फिर जो इंटेलेक्चुअल वर्ग जो होता है, मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक इंटेलेक्चुअल वर्ग को मानता हूँ। इसीलिए जापाल साधर ने कहा था कि बौद्धिक उस कुत्ते की तरह है जो पूंजीपति को रोटी देता भी है और उस पर भौंकता भी है। तो जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो हर चीज को जटिल बना देता है। तो हमारे लोग जो है बड़े सिंपल हैं, उसको इतना जटिल, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। मैंने दिल्ली में एक प्रोग्राम था, कुमाऊं का प्रोग्राम था, तो उसमें हमने देखा कि जो लड़के हैं वो लड़कियों को कंधे पे चढ़ा करके नाच रहे हैं। मैंने कहा ऐसा नाच कहाँ होता था हमारा, नहीं होता। तो लोग तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन अब सवाल ये होता है कि आपके अंदर लोक ही नहीं है, तो भय कामटी आ लो। जैसे नैनीताल के अवस्थी माँ साहब कहते थे ना कि वो जो आपके सेमिनार्स में वर्ड अक्सर हुई गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनसे पूछा कि भय वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन्होंने कहा जब माटा नहीं भय तो जड़ काम नहीं होने लगे। नहीं है, वही नहीं है तो कहाँ से होना है, सब बकवास है। जो सिंपल जीवन है, जैसे न्योली है, वो है जब नेपाल में हाथ काट्यो बराई जराई सी चुराई ले, हाथ काट्यो बराई जराई सी चुराई ले, मन फाट्यो बराई गाँव घर को कोराई ले। हाथ छोटी छोटी से कट गया, लेकिन मन मेरा जो गांव घर की जो बातें हैं उससे फट गया। देख कितनी भारी इमेजेस है, कितना उसके अंदर की इमेज है। जैसे वो कहते हैं, एक अंश है ठट्ठो मायो जीवन जाने लागो, जंदे ना बात तेरी परख नहीं लाऊंगा। इतना बड़ी लोग है। उन्होंने कहा कि एक अंशा, ये लड़की कहती है ये मेरा हमारी जिंदगी जो है हंसी ठट्टे में जा रही है। तो उसने कहा तो कहाँ रही है, तो हम जी रहे हैं। हंसी ठट्टा है तो हम जी रहे हैं, रोना है तो हम नहीं जी रहे। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जैसे आपके कार्यक्रम होते हैं, मैं आपके कार्यक्रम को इसलिए पसंद नहीं करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। बाकी बड़ा अच्छा होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, मतलब उसमें कोई बनावट नहीं होती, कुछ नहीं होती है। तो यही लाइफ है, एंजॉय द लाइफ। बाकी तो कौन है क्या है, कब हम मर जाएंगे, कौन पूछता है। प्रभात को हमारे तो हजारों पैदा हुए हैं, लाखों पैदा हुए हैं। हम जो कुछ भी हैं वो सब आप ही के कारण है, हमारे शिक्षकों के कारण है। और हमारे लोग जो है, एक मड़ई में एक किताब निकलती है, वो बिहार से निकलती है, गजब की किताब, उसमें लोक का आता है। तो सारी सब लोक से निकली। और बल्कि एक मैं पढ़ रहा था, जो आपने भी देखी होगी, वो पाकिस्तान यात्रा, हद से अनहद यात्रा है। उसमें एक बड़े वो कहते थे कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो दादी है वो बेटी बन गई, अर्थात जो क्लासिकल म्यूजिक है वो भी लोक से ही निकला हुआ। और यहाँ पर हाँकते हैं सारे हैं, क्योंकि एलिट वर्ग का एक विशेषता होती है कि वो हर चीज को कठिन और जटिल बना। तो यही मैंने समझने की कोशिश की है, समझाऊं, शायद सही समझाऊं। गुरुजी, जो आपने कहा कि मतलब बच्चे आपके सबसे बड़ी निधि हैं, उत्तरकाशी से सुमन रावत जी आपके लिए लिख रहे हैं कि गुरुजी आपने हम में जो नाट्य परंपरा के अंकुर डाले, और बहुत सारे उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। तो ये वास्तव में सबसे बड़ी पूंजी वही है। सुमन रावत जी बहुत अच्छे सुसंस्कृत पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं। स्वर्ण रावत, सुमन रावत, सब भाई ये कलाकारी हैं जी। तो उन्होंने आपको प्रणाम भी भेजा है और लिखा है कि आपने ही उनमें अंकुर। अच्छा, कुछ एक यंगस्टर अभी मेरे लोकल फोन में सर फोन करना चाहिए, अब वो उसकी इच्छा है, पापा ने वो जानना चाह रहा है कि पिताजी से बगावत कर दी, हड़ताल कर दी, तो वो क्या प्रकरण था कि मुझको तूफान से लड़ने में झिझक क्यों होगी, जबकि तूफान से लड़ना है जरूरत मेरी। ये छोटा बच्चा है, कोई मेरे ख्याल से 18-19 साल का रहा होगा। तो पिताजी लगे बगावतों या हड़तालों के मतलब से गुना हो जी। वो असली में गमसाली में हम थे जी, तिब्बत बॉर्डर में है पूरा। तो उसमें आर्मी वाले भी वहां पर थे। तो एक बार पिताजी ने एक आर्मी वाले से कहा, ये खड़ा हुआ था, मैंने कहा मान गए साहब, अब देखिए आपके कारण सारा देश जो है बड़ा है। जैसे हमारे कहते हैं साहब ये शहीद हो गया, फलांग गया, क्या शहीद हो गया। तो उसने ये कहा कि उन्होंने कहा नहीं साहब, कहाँ था ये पेट, इसके कारण हम यहाँ पर हैं, कोई देशभक्ति कुछ नहीं है। ऐसे जब हम एक ट्रेन में जा रहा था, एक ने मुझसे ये कहा कि गुरुजी मैंने तो दसियों लोग मारे हैं, लेकिन मुझे मालूम है मेरा जो
दुश्मन है, उसको भी गोली लगती है, वो भी मेरा ही जैसा है, तो वो गोली सिर्फ मेरे दुश्मन को नहीं लगती है, बल्कि उसके खेत को लगती है, उसके गांव को लगती है। बाकी तो ये जब तक तेरा नाम रहेगा वाला कोई बात नहीं है, कितने लोग चलेगा, लड़ाई तो इंडिविजुअल होती है। तो हाँ, क्या बात आपने पूछा था? मैंने कहा पिताजी के खिलाफ हड़ताल। हमने इसलिए की कि वहाँ वॉलीबॉल होता था, तो वहाँ लड़के वॉलीबॉल ही खेलते थे, तो वहाँ के जो पीटीआई थे वो कंजूस टाइप के थे, वो नई बॉल नहीं दे रहे थे, पुरानी बॉल से लोग खेल रहे थे। तो हमने कहा था ये बॉल मिलनी चाहिए, जब स्टॉक में आया हुआ है, तो उनका नहीं मिलेगी, पुरानी से ही खेलो। तब फिर उन्होंने कहा साहब ये आप अगर नाम नहीं देंगे तो फिर हम क्लास में नहीं आएंगे। फिर मैं वो पिताजी की बात गए कि साहब वहाँ तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो पिताजी ने मुझसे कहा प्रभात उप्रेती, उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे ना प्रभात उप्रेती ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा साहब नई बॉल मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा तो पीटीआई साहब ने कहा कि वो बॉल तो नदी में फेंक देते हैं। मैंने कहा बॉल नदी आदमी को थोड़ी फेंक रहे हो, उसको फेंक रहे हैं। नहीं बॉल नहीं मिलेगी, पिताजी ने कहा। मैंने कहा ठीक है, और तो हमने नारे लगाए। उसमें 1961 की बात है, उसमें भी चाइनीज एग्रेशन भी हो रहा था, तो उस बॉर्डर में जब नारे लगे तो सारा LIU कांप गया। उनका यार ये कौन नारे लगा रहा है? तो बाद में पता चला कि प्रभात कुमार उप्रेती उनकी खराब है, लेकिन पिताजी की भी वो भी गजब के आदमी थे। घर में उन्होंने कभी नहीं कहा, ईजा ने कहा तो कस कुप्पू पैदा हो गया हमार अब वो बाबू खिलाफ। हेमंत दा, पिताजी के खिलाफ इनकी बगावत का किस्सा सुन के मुझे वो मुगले आजम फिल्म याद आ गई, जब सलीम ने अपने पिताजी के खिलाफ बगावत कर दी थी। हम वहाँ तो दूसरा मामला था, यहाँ तो वॉलीबॉल वाला मामला है ना, वहाँ अनारकली की दूसरा मामला था। मैंने एक किताब भी लिखी है, पगलाए लोग। जी जी जी, मैंने वर्णन किया है जो वास्तव में पागल थे, मतलब जो अच्छा काम कर रहा है, जो अपने को कुर्बान कर रहा है, वो पागल ही हुआ फिर। तो उन पर मैंने किताब लिखी है, उसमें कोई भी नाटक ऐसा नहीं है जो कि मंचित नहीं हुआ है। लेकिन हमें आश्चर्य होता है कि आपके सारे उत्तराखंड में बस वही गाने रिपीट होते हैं, बेगम का तकिया, ताजमहल का टेंडर, अंधा युग। अरे अपने लोकल वो करो ना, अपने लोगों क्लासिक को नाटक लिखो। लेकिन उसमें क्या होता है, मैंने बड़े बड़े थिएटरिस्टों से पूछा है, तो कहते हैं ऐसा ही क्या करें, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट मिलता है, इससे लोग करते हैं। अरे घर का नाटक करो ना, घर में जो मामला हो रहा आजकल वो वाला नाटक करो। जब कोरोना को लेकर के लोग जो है अपने घर में वापस आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आप नाटक कीजिए। सही कहा, सही कहा। तो आपकी इमेजेस भी बढ़ेगी, वो भी होगा, नई चीजें भी आएंगी। तो हम तो रिपीटेशन करते हैं चीजों को, और हम खुद अपने को रिपीट करते रहते हैं, इसलिए कुछ नहीं करते। जब हमारे भगोड़ा जी हैं, जब पोस्ट लिखते हैं तो एक से एक पोस्ट लिखते हैं, बहुत मजा आ जाता है देख करके। मजा आ जाता है, बिल्कुल। आज क्या लिखते हैं, तो यही मजा आना चाहिए। लेकिन हर चीज नया, हर चीज खास, जिसमें लोग का पुट हो। अगर हम एक ही दो ही व्यक्ति मुझसे बोलते हैं वहां पर टेलीफोन में कुमाऊनी में, और कह रही हूँ गुरजू बिरजू, बड़ा अच्छा लगता है। बाकी तो ऐसे वो अंग्रेजी मैंने बोले वही गनीमत है, हमारे अंग्रेजी भी वैसे, लेकिन मुझे अब एक अंग्रेजी का किस्सा आ गया, तो एक किस्सा अभी आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं श्रीनगर डिग्री कॉलेज में था, तो मैं पौड़ी में चला गया, मुझे भेजा गया वहां पर कि आप वहां पर कुछ दिनों के लिए पढ़ाइए। तो वहाँ अंग्रेजी के प्रिंसिपल साहब थे, तो उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बोला, सर क्या अंग्रेजी हमारी गोल ठहरी। तो उन्होंने कहा व्हाट्स योर नेम, तो मैंने कहा यार कुछ लंबा उसको बना देते हैं। मैंने कहा so far as my name is concerned, I am प्रभात कुमार उप्रेती. From where are you coming? मैंने कहा so far as my coming is concerned, I am come from श्रीनगर गढ़वाल। तब उनको आ रहे यार इसको तो कुछ नहीं आता, तो हम ये कहते हैं कि हम अंग्रेज दाग क्यों ही बन रहे हैं। हिंदी में अगर हमारी इमेज है, हिंदी में हमारा विजन है, तो उसको क्यों नहीं करते? वही मैंने आपको बताया, क्राइसिस ऑफ थिंकिंग हमारे पास बहुत ज्यादा है, और ये बहुत खतरनाक। सुमन रावत बार बार लिख रहे हैं सर कि
आपने रवाई घाटी में अभिमन्यु का अभिनय किया, कुंभकर्ण का अभिनय का भी जिक्र कर रहे हैं, और वो सफदर हाशमी जी और गुलशन चड्ढा जी के साथ भी आपके बड़े रोचक संस्मरण हैं, सुमन याद दिला रहे हैं। तो आज तो हम सुनेंगे, लेकिन उन संस्मरणों से पहले मैं आदरणीय जोशी सर से पूछना चाहूंगा कि सर के लिए कोई प्रश्न आपकी ओर से आना चाहिए। बहुत देर से सर मुस्कुरा रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बचपन में अपने साप्ताहिक हिंदुस्तान पढ़ते हुए देखता था, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में रेगुलर रूप से की तो हिंदी के एक बड़े हस्ताक्षर माने गए हिंदी कविता के, उनकी कविताएं पढ़ता था। जी के थे अनुपम मिश्र जी, और अनुपम मिश्र जी ने बहुत नाम कमाया पर्यावरण को लेकर। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक जगह लिखा कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस। तो मुझे लगा इस शिक्षा की इससे सरल, उसके लिए आह्वान जो है वो कमी देखने को मिलता है के सो, तू जगह सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। शिक्षा में आपका दखल है। हम थोड़ा सा चर्चा को आपकी संस्मरणों से पर्यावरणीय शिक्षा की तरफ लेके जाते हैं जी। और आपको जैसा ये कहा जी ने, हेमंत दा ने, कि आप पॉलीथीन बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। क्या पॉलीथीन का कोई उपाय आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि जो चीड़ का पेड़ है वो पानी को सोखता है? क्या आपको लगता है कि सुनने को मिलता है कि हम रोड्स के पक्की रोड बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? तो आपके विचार इस विषय में क्या है? जी, ऐसा है कि असल में पर्यावरण भी हमारे वहां ढोंगी हो गया है। खाली 5 जून का मामला है वो। पर्यावरण तो अगर अंदर से आप पर्यावरण ही नहीं है, सुबह से शाम तक हर मिनट में 1 मिनट में एक पर्यावरण का कानून टूटता है। अब जहां तक सवाल है पॉलीथीन का या प्लास्टिक का किसका, वो मेन तो अगर आपके अंदर वो चिंतन नहीं है तो वो कैसे होगा। और जैसे आपने कौन सा सवाल पूछा था, क्या पूछा था जी? सवाल जरा एक बार। हाँ, आवाज थोड़ा गड़बड़ आ रही जी, आवाज थोड़ा सर के नहीं आई थी संभवतः। अब आ गई जी। हाँ, क्या सवाल पूछा था? वो कह रहे थे कि पर्यावरणीय शिक्षा के स्वरूप पे कोई बातचीत करना चाह रहे थे शायद, कि किस तरह से। जी, पर्यावरणीय शिक्षा। क्या आपको लगता है कि पॉलीथीन का कोई एक सरल या कहना चाहिए एक निश्चित उपाय है जिससे खत्म हो? नहीं, ये सवाल मुझसे भी एक, क्योंकि न केवल बीच बल्कि समुद्र। हमसे पूछा था एक ने सवाल, क्योंकि को कितना कहिए, जनता को कितना ही कह दीजिए सर कि आप प्लास्टिक यूज मत करो, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। कुछ दिन दिल्ली में ये अभियान चला, लेकिन फिर से ढर्रा वही है कि सब अपना प्लास्टिक के पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। वही है, पॉलीथीन हो या कोई भी चीज हो, अब ना पब्लिक उसके प्रति अवेयर है, ना शासक है, ना राजनेता है। अभी आप एक कोरोना काल के अंदर देखिए, ये बड़ा अच्छा बहाना मिल गया। थोड़ा बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसमें वो लगाई हुई थी, अब अच्छा मौका मिल गया, अब पॉलीथीन को फ्री छूट दे रखी है। तो एक बार एक टीवी में एक इंटरव्यू आ रहा था, तो एक किशोरी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाह रहे हैं। जब आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हो, आप खुद एक थैला ले जाने में प्रॉब्लम है। एक मुझसे कहने लगे, अरे साहब डिग्री कॉलेज के थे वो कहने लगे, साहब ये कैसे होगा कि अगर ये पॉलिथीन बंद हो जाएगा तो डब्ल्यूटी कहाँ से आएगी?
मैंने कहा तुम्हारे परदादा जी क्या बिना डबल रोटी खाते थे क्या? और खाते भी तो क्या उससे आती थी वो? तो लोग जो है बहाना बना लेते हैं। तो मैंने कहा ना कि क्राइसिस ऑफ थिंकिंग है। तो आम आदमी क्या कोई नहीं समझ रहा उसको, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आज उनको सुविधा लगती है, लेकिन वो कल की असुविधा है। तो एक हमसे पूछे पॉलिथीन का विकल्प क्या है? मैंने कहा पॉलिथीन का विकल्प मृत्यु है। और वो है ही। आज आप देख रहे हैं समुद्र में, देखिए वहां देखिए, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पुलिस से खात्मा नहीं हुआ। हमारे सारे पहाड़ पूरे बर्बाद कर दिए हैं। जी तो ये जो शिक्षा है, ये बचपन से ही जब बच्चा पैदा हो रहा है उसी समय आप संस्कार दीजिए। देखो ये पेड़ है, एक वो एक गाना है, वो बड़ा अच्छा गाना है वो, तुम ए जाओ पहाड़ आओ। तो उसमें मैंने कहा कि बच्चा जो है वो पीपल के उसमें ऐसे नमस्कार कर रहा है, तो आप ये संस्कार जी दो ना उसको। तो एजुकेशन हम सोचते हैं कि स्कूल में होते, एजुकेशन का तो सबसे पहले वो होता है, ये आपके संरक्षक होते हैं। संरक्षक तो खुद ही गोल है, उनको खुद ही नहीं आता। वो तो पैकेजेस पैकेजेस के चक्कर में लगे हुए हैं। उन्हें वो सोचते हैं, मतलब जे कृष्णमूर्ति ने कहा है कि हम बच्चे को कंडीशनिंग करते हैं। जब आप किसी को कंडीशनिंग करेंगे, तो जब आप कंडीशन उसको कर देंगे, जिससे बात मत करो, ये गंदा है, ये अच्छा है, इसको प्रणाम करो। हमसे कहते हैं, एक बुजुर्ग थे दुनिया भर के शराबी कबाबी, हमारे बुजुर्ग थे, मुझसे कहते हैं प्रणाम करो। मैंने कहा क्यों प्रणाम करो उनको, ये बड़े हैं क्या? नाली में लौटते हैं, बड़े हैं क्या ये? तो सवाल ये पैदा होता है कि बचपन से ही आधी जिम्मेवारी संरक्षक की है कि वो बच्चे को शिक्षित करे। और जो शिक्षा जो है वह प्रैक्टिकल है, प्रकृति की ओर जाओ ना। आज किसी को भी आप हल्द्वानी में आप चले जाइए, यहाँ के बच्चों को जो कॉन्वेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उधर पढ़ते हैं, उनको मालूम नहीं कि बाज और चीड़ में क्या अंतर है। और ये भी पूरा ड्रामा है। अभी आपने चीड़ की बात भी की थी, याद आ गया मुझे। चीड़ चीड़ के पीछे पड़ गए बुरी तरह से। अरे कहाँ चीड़, मैं तो सुनला बोड़ा चंडीपुरा बट इन सबके साथ रहा हूँ। कहाँ चीड़, चीड़ तो ऐसी जगह रहता है जहां पर ज्यादा धूप नहीं आती। उसने उसका तो अपना एक घर है, आप उसको भी काट रहे हो। जबकि चीड़ जो है सबसे शुद्ध हवा देता है। बांझ है तो वो तो बांझ तो तब है तो ये वन विभाग वालों ने जबरदस्ती चीड़ पेड़ वहां लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो आसान है, वो दिखता भी आसान है। लेकिन चीड़ कोई वो नहीं है, चीड़ की अपनी जगह है, उसकी अपनी जगह है। अब हम पेड़ लगा रहे हैं, बिना मतलब समझे पेड़ लगा रहे हैं। जबकि पेड़ तो पूरा जंगल जो है मिक्स होता है, मिक्स फॉरेस्ट्री है उसमें। वो हर पेड़ एक दूसरे से बात करता है। अभी मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें कहा हर पेड़ एक दूसरे से बात करता है, हर पेड़ एक दूसरे को समझता है, झाड़ी तक समझता है। मैं तो जब खेती भी करता हूँ तो मुझे खरपतवार निकालने में मुझे अजीब लगता है। क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पत्ती कह रही है कि अरे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए साहब, थोड़ा देर हमें जिंदा रहने दीजिए। तो जापान के एक बहुत बड़े वो हैं कृषि एग्रीकल्चर वाले, नाम उनका मैं बोल रहा हूँ, तो नवीन पांगती जी हैं। नवीन पांगती जी खेती कर अल्मोड़ी में उन्होंने बहुत बड़ी जगह ले रखी है, IITN है। उन्होंने वहां पर ऐसी खेती कर रखी है जिसमें उन्होंने बीज डाले ऐसे ही, जैसे मेथी के बीज डालते हैं, वो जंगली मेथी है, वो जाती है, उसके बाद सड़ जाती है, उसके बाद उसमें कोई खुदाई नहीं, कुछ नहीं, और उसके बाद फर्स्ट क्लास उसमें वो लगते हैं। लोग काम, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं। है ही नहीं खाली वो पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। अरे पेड़ थोड़ी है पर्यावरण, पर्यावरण तो आप है, आपकी सोची में पर्यावरण नहीं है। वो क्या कहते हैं, महिला बड़ी पर्यावरणविद है। सबसे ज्यादा मैंने हमने नैनीताल भीमताल वाली रोड में पेड़ लगाए थे, बहुत पेड़ लगाया, बहुत मेहनत से लगाया, सब काट देने, तुक्के फाट 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 लगाए। तो हमारे अंदर ही पर्यावरण नहीं है। जिसमें पुराने समय में तो वो बनाया करते थे ना, देव वन करते थे, तो वो एक मेथड था, एक सिस्टम था। तो जब तक बच्चे को आप बचपन से ही उसको, बच्चा सबसे ज्यादा पकड़ने वाला होता है। बच्चा सबसे बड़ी एक ऐसी चीज होती है, आप सब लोग अध्यापक हैं, महान अध्यापक हैं, तो आप देखते हैं बच्चा ऑब्जर्व करता है, इतना ज्यादा ऑब्जर्व करता है कि एक ही चीज को। मुझे याद है कि मेरा बेटा था तो 7 लिखता था, उसमें ऐसे डाल देता। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं डालते हैं। नहीं मैडम ने कहा आप क्या जानते हैं। तो बच्चा तो एक एक एक्शन देखता है अध्यापक का, एक एक एक्शन।
7 साल तक ग्रहण करता हो, एक्सेप्ट करता है। तो जब तक पहला शिक्षक माँ है, पिता है, ये जब तक शिक्षित नहीं होंगे, कोई स्कूल जो है उनको अच्छे ढंग से एजुकेट नहीं करा पाएगा, कोई पर्यावरण नहीं हो पाएगा। पर्यावरण का मतलब हमारे प्रकृति का नियम है लेना और देना। पर्यावरण का मतलब यह है कि जितना दे रहे हो उतना ले रहे हो। आज तो हम बाथरूम में जाते हैं, मल भी जो है जमीन में डालते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब आई है जल थल मल, आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब हो, जोशी जी की किताब है। इसकी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जल थल मल, बहुत अच्छी किताब है। उन्होंने धो करके रख दिया सारे पर्यावरणविदों को। उन्होंने कहा इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चूरा मल जो है, जो आपकी सीवेज लाइन है पूरी, उन्होंने सारे इसको बर्बाद कर रखी है। सारा, कोई इसका इलाज नहीं है। और मल जो है, आदमी का मल जो है सबसे ज्यादा जमीन को चाहिए, धरती को चाहिए, हम उसको दे ही नहीं रहे, तो आप कहाँ की पर्यावरण की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सोचता कि मैं सही सोच रहा हूँ। जी नहीं, कहिए। हाँ, तो वो किताब की बात करते हैं जल थल मल। तो उनका हमारी जो सीवेज लाइन जो है पूरे उसको, आज आप हैदराबाद में देखिए कितना बारिश हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं हर जगह जो है। तो मौसम परिवर्तन जो है वह है, उसके पीछे भी आदमी का ही जलवा है। आदमी सबसे ज्यादा बेवकूफ आदमी जो है कहता है मैं दिमाग का रहा हूँ, उसने पूरा नाश मार दिया। तो इस नाश मारने को बचपन से अगर आप करें, मैंने देखा, मैंने जितने बच्चों को मैंने पर्यावरण को लेकर सिखाया, वो मेरे पास फोन आते, गुरुजी आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ, आप भी आइएगा। ये वो बच्चे थे जिनको मैंने सिखाया था। तो ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा तो बच्चा ही सीखता है, 7 साल तक सीखता है। और आप लोग तो धन्य अध्यापक हैं जो आपको ऐसा मौका मिला है। मैं तो छोटे बच्चों को भी पढ़ाने लायक असली अध्यापक था मैं। ये बड़े बड़े जो ढांट बच्चे हो जाते हैं उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इनको क्या समझना है, क्या इनको पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है। अपना लैपटॉप लिए रहते हैं, मोबाइल में। हमारे घर भी कोई आता है ऐसे करता रहता हो, जो भी है ऐसे लगा रहता है। तो फिर करेंगे, और गुरुजी आपकी तबीयत कैसी है? मैंने कहा अभी तू यहाँ देख रहा है, यहाँ ऐसा ऐसा करना, पूरा काल ऐसे पूछना। तो हमारा पूरा फंडामेंटल गड़बड़ है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक जैसे जलमल थल की आपने बात की, वैसे ही एक और किताब आई है, बादलों के रंग और हवाओं के संग। ये एक पर्यावरणविद हैं अमरेंद्र किशोर, और यहाँ उसको राजकमल ने या वाणी ने छापा है। बहुत ही सुंदर किताब है, हवाओं के रंग और बादलों के संग। जहां तक आपने बात की पेड़ पेड़ आपस बात कर, वास्तव में ठीक बात है कि आप अपने बगीचे में कुछ पेड़ों को एक तरफ रख दीजिए, तो कुछ पेड़ों को एक तरफ रख दीजिए। यदि वो आपस में मिलते हैं और एक तरफ पानी डालिए तो दूसरे पेड़ सूखते नहीं है, क्योंकि वो जो दूसरे पेड़ जहां आपने पानी नहीं डाला वो पानी पेड़ से पानी लेते हैं। झबुआ जो एक मध्य प्रदेश में है, वहां के बहुत झबुआ के अंदर एक गांव के एक शख्स ने मुझे कविता भेजी थी। उसने लिखा था कि मैंने सुना है कि पेड़ों को बात करते हुए, मैंने सुना है पेड़ों को बात करते हुए, उन पक्षियों दिन धूप में तड़पते, क्यों हम उन किसानों के खेतों में बरसात के लिए क्यों हम कम हो गए हैं, उन परिंदों के लिए जो बनाते हैं अपने घर क्यों हम कम हो गए हैं, शायद इंसान ज्यादा समझदार हो गए हैं। उन्होंने मेरे को कविता भेजी तो मुझे लगा बहुत अच्छी कविता थी और बड़ी संवेदनशील कविता थी कि पर्यावरण को हमको किस तरह देखना है। बट मुझे लगता है कि आज हम अपने मूल्यों को इतना गिरा रहे हैं, और ये जो नेगेटिविटी अखबार में पढ़ते हैं दिन रात, उससे मेरे को लगता है कि यही है कि अब जो दिन कट जाए आपका, वो खुदा की नियामत है सर, वो ईश्वर की मेहरबानी है कि आज का दिन हमारा निकल गया। क्योंकि इतनी समस्याएं हैं और इतनी निगेटिविटी है, मूल्यों का गिरावट जो है, जो पश्च जा रहे हैं वो इतनी तेजी जा रहे हैं मूल्यों के हिसाब से, गिरावट के हिसाब से, कि बड़ा आश्चर्य होता है देख के। जी, वही कहता ना कि आप अगर बड़ा काम कर रहे हैं तो उसको आपको
अपने को समर्पित जी। करना पड़ता है। एक वह है किया दावा अनल हक का, बिल्कुल। जो न चाहता सूली पर, तो मंसूर मंसूर क्यों होता? आपको अनल हक का तो दावा कर रहे हो हाँ, और घर हाँ। बैठ करके नोट गिन रहे हो। ठीक डबल कामटी आला, डिब्बू कामटी आला, वो डबल का सिवाय के नहीं, धन सिंह बेटा मनीराम जो है उन पर छाया हुआ है। और है। और मैंने वही अभियान बिल्कुल ठीक। किया था, आइए अपने से शुरू करें। तो उसमें है एक अंग्रेजी का वो है, पीपुल में डाउट व्हाट यू से बट दे विल बिलीव व्हाट यू डू। हम तो What you इतने do. इतने सेमिनार हो गए, कोई विश्वास नहीं करता। साहब कहते हैं चलो भाई, हाँ भाई ये क्या खाना बना, या इस बार जो है बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, इसमें मुर्गा भी आया था। मुझे एक बार मैं एक सेमिनार में गया था, पर्यावरण का सेमिनार था, एनवायरमेंट का। खूब लल्ले से लोगों ने 6 घंटा 7 घंटा बोला। उसके बाद बाहर आए, बाहर आकर के वही प्लेट, प्लास्टिक की प्लेट, प्लास्टिक की, वो सभी प्लास्टिक की, सब पटापट पटापट खा रहे हैं और सब फेंक रहे हैं। मैंने एक प्रोफेसर से कहा, मैंने देखिए साहब वो है आपका पर्यावरण, वो नाली में गिरा हुआ। तो वो कहने का, अरे साहब वो छोड़िए, ये बताइए मुझे फुल टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी, कहाँ है वो, उसको फुल टैक्सी की हो रही है। तो ऊपर से निकला बिल्कुल गोल ठहरे हम, कुछ नहीं हुआ साहब खाली। और जो आप लोग कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे आप सवाल उठाइए कि वस्तुतः क्या है क्या नहीं। कल मैं आप लोगों का वो भी देख रहा था जिसमें पांडे जी, संजय पांडे जी, वो लोग आए हुए थे। तो आप वहां भी सवाल उठने चाहिए कि लोग जो हमारा है, जो कि उन्होंने लोग को जिंदा रखा है, वो लोग जो हमारा है वो तो खाली प्रोजेक्ट के लिए है, और एवरीथिंग इज इन प्रोजेक्ट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, आपने जो मुझे बुलाया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ, क्योंकि बोलने की बीमारी तो वैसे भी अध्यापकों को रहती है। बीमारी क्या वो होनी चाहिए, दिमाग में कीड़े होने चाहिए जीवन को जीने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो ये पूरा वो चल रहा है बहुत ही अच्छा है, इसमें सवाल उठने चाहिए। जो आप लास्ट वाला करेंगे उसमें सबको आप लाइए, और आप क्या समझते हैं सिंह और आगे क्या होगा कैसा है, ये भी आना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, विचार तो है सर कि हम कुछ ऐसा कोरोना का ये आपदा निपटे तो कुछ मिले जुले आपस में, जरा विचार विमर्श और सार्थक विचार विमर्श हो कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। एक सज्जन कह रहे थे कि साहब कोरोना के कारण देखिए साहब पर्यावरण कितना बढ़िया हो गया है। मैंने कहा सबसे बड़ा पर्यावरण तो मतलब वो था चंगेज खां। उसने 350 किलोमीटर के एरिया में एक चिड़िया, एक आदमी जिंदा नहीं रखा, और ईरान की जो थी वो 15 साल लगी थी, और उससे ये हुआ कि खूब पेड़ हो गए, फिर पौधे हो गए। मैंने कहा सबसे बड़ा पर्यावरण तो हुआ है। तो सवाल ये बता था कि बहुत सही कहा आपने। क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप, बताइए जितने भी पेड़ लगाए गए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप पेड़ लगाए, दूसरा इतनी बड़ी चौड़ी रोड बनाने का क्या मतलब है? हजारों पेड़ काटे गए, और जब पेड़ कट गए तब मीडिया कह रहा है, तब पर्यावरण कह रहे हैं सब पेड़ कट गए। और जब पहले लड़ते ना, वहां बैठते ना वहां अनशन पर, पेड़ नहीं कटेंगे, पब्लिक लिटिगेशन क्यों नहीं दी उसमें आपने? मैं तो बीमार था, नहीं तो मैं तो देता ही देता। पलायन पर बोलो, दिल्ली वाले पलायन पर उन्हें जिसने सब ज्यादा पलायन किया है, मतलब एक सब्जेक्ट ले लिया, पलायन पलायन पलायन, कभी महिला ले ली, कभी कुछ ले ली, कभी उसके लिए रोए, कभी उसके लिए रोए। हमारा रोना ही रोना है। मेन चीज तो यह है कि इसलिए पीपल में डाउट व्हाट टू से बट दे विल बिलीव व्हाट यू डू। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया, थोड़ा बहुत जो कुछ भी किया है, तो वो लगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अल्मोड़े के अंदर में गया, अल्मोड़े में वहां गया तो मैंने कहा साहब ये पिथौरागढ़ पट्टी आ रही, ओ बहुत बड़ी कि कौन साहब, मैंने कहा पॉलिसी में काम करनी बहुत बड़ी। बाद में वो अलग से कह रहे हैं तो यो आगो पिथौरागढ़ पट्टी जुटाल हमन के शिकार यो यहाँ ये अलमार छू, यहाँ तो अल्लाह मुड़गो देखो ना गाली की, और ये हमन को ये आपका क्रैक करता आदमी कुछ नहीं सर। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। मैंने तो, मेरी मिसेज ने
जब वो हुआ था तो जो पुरानी पेंटें हैं उसके झोले बना लिए, फर्स्ट क्लास झोले बनाए, उसमें पॉकेट भी होती थी, उसको कलर्ड भी किया और उसको लेकर के मैं जाता था, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दूसरे को हम देते थे, अरे साहब क्या कहाँ होता है, क्या होता है, ऐसा ही कहाँ ठहरा, ऐसा ही ठहरा। मैंने कहा ऐसा ही ठहरा, तुम ठहरे ही हुए हो, तुम ठहरे ही रहो। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर है आप में तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा और एक नई चीज करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल आप कर ही नहीं रहे हो। जैसे यह है कि क्रिटिसिज्म करने वाले तो दचे हैं ना, वो तो ये भी होता है कि जो अनुपस्थित रहता है रिश्तेदारी में भी, जब होता है कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है उसी का पोस्टमार्टम किया जाता है। एक बार ऐसा ही था कि एक थे, हम आपस में बातें कर रहे थे, तो हमने कहा अरे वो आया नहीं आया, उन्होंने नहीं आया, अरे साहब वो आदमी बड़ा अच्छा है। मैंने कहा नहीं उन्होंने ये किया वो किया, तो सब दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि उसने कोई अवगुण मिला ही नहीं। तो यहाँ तो अवगुणियों से लोग खुश हो रहे हैं, गुणियों से कोई खुश नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई बड़ा भारी काम नहीं किया, ये मेरी मौज थी, ये मेरा आनंद था। लोग कहते हैं ना त्याग, कोई त्याग नहीं किया। डिग्री कॉलेज की फर्स्ट क्लास नौकरी थी, बढ़िया सी नौकरी थी, इतना पैसा मिलता था उसमें कि वो पैसे गिनने में भी मुझको शर्म आती थी यार, पढ़ाते तो कुछ है नहीं भाई, एक नोट गिनना है। तो ये तो मेरी मौज थी, ये तो मेरा आनंद था, मैंने उसको किया। तो वो त्याग नहीं था, कुछ नहीं था। आपकी मौज है करो, नहीं है तो बेकार। सही कह रहे हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल साफ बात। जी बाबूना जी, आपने सभी त्यागियों को एक अच्छा संदेश दे दिया। हाँ त्यागी माँ त्यागी। सर आज हाँ। डॉक्टर भट्ट आज हमारे बीच नहीं है सर, डीएन भट्ट जी, अगर वो जी होते तो उनका एक प्रश्न जरूर होता आपके लिए कि आपने जी इतना नाट्य कर्म किया है, स्टेज किया है, तो हर हर कलाकार से भी पूछते हैं कि आपको आपके सबसे अच्छी कौन सी प्रस्तुति लगी, वो जरूर पूछते हैं। और फिर खुद कहते भी हैं कि सभी प्रस्तुतियां आपको अच्छी लगी होंगी क्योंकि आपकी कृति है, लेकिन उसके बावजूद अपन ले तो नाटक करें, तो कौन नाटक आपको सबसे भल लगा, कौन सा नाटक अच्छा लगा? ये मेरा पहला नाटक में तो सबसे अच्छा नाटक तो वही लगा जब मेरे असल में मेरे बहुत से किस्से भी बन गए हैं, कुछ तो हम वैसे ही हाँ पागल, औरों ने भी पागल कर दिया है। तो पिथौरागढ़ में जब मैं स्टूडेंट था, मैंने बीए वहीं से किया था। जी सर। तो उसमें ये चाइनीज वार हुआ था, तो बड़ा भयंकर खतरनाक हो रहा था, तो बॉर्डर बड़ा वो किया जाता था। तो मैंने वहाँ हड़ताल करवा दी पिथौरागढ़ में। अच्छा हाँ सर। तो हड़ताल ऐसे करवाई, हमने कहा कि हमारा प्रिंसिपल जो है, हमें हॉकी नहीं था, वहां भी वही बात हुई, वो हॉकी चला करके अपना खाना बनाता है, किसी नहीं चलाया। मैंने पहली बार वहां पर पोस्टर चिपकवाए, खूब पोस्टर चिपकाया, खूब हंगामा हुआ। रात को हमने मशाल जुलूस निकाला, खुखरी जुलूस निकाला और तहलका मच गया, सारी एलआई बिल्कुल काम में क्या हो। तो मुझे उस समय वहां पर वासुदेव थे, दक्षिण के डीएम थे, बहुत अच्छे आदमी, जी उन्होंने मुझे बुलाया। उनका प्रभात, इस शब्द से बुलाया ना, आईएएस दिमाग भी था, बहुत अच्छे आदमी थे। प्रभात, मैंने कहा सर, उनका ये बताओ डिस्ट्रक्टिव वर्क से कंस्ट्रक्टिव वर्क तुम कर सकते हो? उनका देखो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री भी आ जाए तो यहाँ पर हम यूनियन नहीं बना सकते, ये मेरा अधिकार, राइट है, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा राइट है मेरा। लेकिन आप बताओ क्या तुम कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क कर सकते हो? मैंने कहा हाँ सर बताइए। एक नाटक करके दिखाओ। मैंने कहा ठीक है, नाटक करके दिखा देंगे। तो हमने एक नाटक लिखा, मैंने 3 घंटे का नाटक लिखा, और नाटक का नाम भी बड़ा धांधू लिखा मैंने, धड़कते दिल फड़कते बाजू। वाह। धड़कते दिल फड़कते बाजू। 3 घंटे का नाटक, जो लोग सोचते हैं नेभा की एक शाम है करके, और 3 घंटे का मैंने नाटक किया। तो वो मुझे नाटक बहुत अच्छा लगा। और एक नाटक मुझे लगा पुरुला में, मैंने वीर अभिमन्यु किया। हाँ वो भी सुमन रावत पूछ रहे थे तो वही पांडवों का इलाका है। तो वहां पर दुर्योधन बनने के लिए, द्रोणाचार्य बनने के लिए पॉलिटिक्स चल गई, भयंकर मार मारो। अब मैं वीर अभिमन्यु बन गया। अब मैंने रंगीन पहने
तो बहुत सी महिलाएं भी वहां पर कहने लगी ये तो कितना बढ़िया है, तो कुमारा है, इससे मेरी शादी करवा दो, ये भी वहां पर बात हुई। तो ऐसे लड़ाई चली थी। द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य हमारे पोस्ट ऑफिस में थे, पोस्ट मास्टर साहब भगोड़ा जी थे, वो बड़े जबरदस्त आदमी थे। तो वो पॉलिटिक राजनीति करके वो द्रोणाचार्य बन गए थे। जब द्रोणाचार्य का वोट चल रहा था तो बीच बीच में किनारे जाते थे और एक घुटकी लगा के, शाम को घुटकी जरूर चाहिए थी, घुटकी लगाए निकट से आ जाते थे। अरे अर्जुन तू क्या समझता है अपने को, आ जा तू मेरा से में और उसके बाद फिर चले जाते थे। तो जो दूसरा का द्रोणाचार्य था, जिसको द्रोणाचार्य का रोल नहीं मिला था, वो दर्शक दीर्घा में था। तो उसने कहा अरे द्रोणाचार्य महाराज कहाँ चले जा रहे हो बार बार बीच बीच में, निकाले बेवकूफ करता नहीं है, डिलीवरी आ रही वहां से उस ऑफिस से हथियारों की बाणों की तलवार की वो लेने जा रहा हूँ। वैसे ही नाटकों का चल रहा था, एक नाटक था उसमें बड़ा पूर्ण नाटक चल रहा था, तो सब नाटक कर रहे थे। तो लास्ट में जो वो होता है हीरो होता, वो कहता है कसूर किसका, कसूर किसका, सुन लगी में बोल रहा हो। तो दर्शकों का पीछे से आवाज आई, अरे कसूर हमारा है जो तेरा नाटक देखने के लिए हमारा। तो नाटक में बहुत किस्से हैं, बड़े मजेदार किस्से हैं। हाँ, सुमन बार बार लिख रहे हैं कि गुरुजी के बड़े रोचक क्योंकि उसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी पूरी तरह से। हाँ जी सर, जी बिल्कुल। जब मैंने वो वीर अभिमन्यु किया तो उसके बाद वहां पर असल में कन्या मूल्य होता शादी का, तो मेरे पास ऑफर आया कि तुम एक पैसा मत दो, इससे शादी कर लो, लड़कियां तैयार होंगी तो आप शादी करेंगे। तो वो नाटक और ये नाटक, वैसे लोग कहते हैं सभी एक ही जैसे हैं, कि ऐसा नहीं होता, कुछ बड़े अच्छे होते हैं। तो मेरे प्रारंभिक नाटक थे। और एक नाटक मैंने किया था पृथ्वीराज की आंखें, वो गमसाली में किया था। तो उसमें मैंने मोनो एक्ट किया था, वो भी मुझे पसंद है। वैसे तो नाटक बहुत किया और बहुत से आलोचक हैं, वो तो बाद में हमने जाना कि सब नाटक में ऐसा होता है, नाटक में इम्प्रोवाइजेशन होता है, कि जो शब्द होते हैं, लैंग्वेज होती है, तो बाद में टर्मिनोलॉजी उनकी कौन है। हम तो खाली खेलते थे, हमें क्या मालूम दलजी सलीम कौन हो क्या है। वैसे नाटकों में मैं ही नहीं आता था, लेकिन पब्लिक ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। हर नाटक को लोगों की आंखों में आंसू आते। और एक बार की बात है, मैं नाटक कर रहा था, तो चंद सिंह गढ़वाली का फर्स्ट नाटक मैंने किया है, फर्स्ट जी ने लिखा था। तो वो नाटक मैंने उसको नाटक रूपांतरण किया था, तो पिथौरागढ़ में मैंने किया था। तो वहां लड़कियां तो मिलती नहीं थी, तो लड़का ही वो साड़ी बन के आता था, जॉर्जेट की साड़ी उसने पहनी हुई थी। तो मैं जेल में था, मतलब मैं चंद सिंह गढ़वाली बना था। तो मैंने खट से उसके पाँव रखे, अपनी माँ के पाँव पड़े, माँ देख है मेरी आंखों में एक आंसू दिख रहा है तुम्हें, दिल धड़क रहा है माँ, सुन बड़ा। लेकिन मैंने देखा सारी पब्लिक हो गई जोर जोर से, मैंने कहा क्या बात हुई। और वो लड़का कहा छोड़ दे छोड़ दे, उसमें ये हुआ उसकी साड़ी खिसक गई ना, और वो पैंट पहने से दिखा दिया। ऐसे बड़े दिलचस्प भी हैं नाटकों, अगर वो लिखा जाए वो एक बड़ी ऐसी किताब हो जाएगी। हाँ, एक किताब ऐसी होनी चाहिए। सर बस आज मतलब बिल्कुल आज गांधी जी के वो बात याद आ रही सर, उनके जो वो कहते थे कि हंसी मन की गांठें खोल देती हैं। बहुत खिलखिलाने को भी मन कर रहा है, हंसने को, और आपने इतनी अच्छी अच्छी आज बातें बताई हैं। बस एक प्रश्न और, ये फोन पे लोग पूछ दे रहे हैं, अब मुझे डर तो लग रहा है सर आपसे पूछना, जोशी सर हैं, बगुणा सर हैं, आप हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि आपने, सर ने कहा कि मैं प्रॉब्लम चाइल्ड रहा, मैं प्रॉब्लम टीचर रहा, और सर ने ये कहा कि मैं प्रॉब्लम हस्बैंड रहा। बस तो प्रॉब्लम हस्बैंड क्यों रहे, आप तो इतने अच्छे हैं, ये पूछ रहा है वो बच्चा। अब ऐसा है कि महिला तो परफेक्शन चाहती है ना हर चीज में। हम कहाँ पर देखते हैं, मेरा तो कहाँ कपड़ा पड़ा हुआ, कहाँ फेंका हुआ क्या है। अब आप सोचिए, अब इसी बात है कि मैंने प्रेम भी किया, बगुड़ा लड़की थी, उसी में हमारा प्रेम भी हुआ। तो प्रेम हुआ कि जिसको कहना चाहिए उसको तो कहा नहीं, और सारी दुनिया को कह दिया।
तो एक दिन वो आ गई, उन्होंने कहा कि आप मुझे बदनाम करते हैं। मैंने कहा क्या बात होगी? मैंने कहा आप अगर आपको था तो आप मुझसे कहते ना। तो मैं क्या, मैं डर गया। मैं गया सीधे घर गया, घर जाके मैंने एक वो कविता लिखी, खत्म हो गया मेरा। तो हम तो बिखरे हुए आदमी हैं, कोई सामान यहाँ बिखरा है, कोई यहाँ बिखरा है। तो वो तो लोग कहते हैं कि साहब ये आपकी पत्नी थी जिन्होंने आपको इतना स्थिर किया, नहीं तो मेरा मकान होता ना, मेरा कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। तो सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्होंने ही सब उपलब्ध किया। और मुझे लगता है कि महिलाओं के बराबर पावरफुल एनर्जेटिक कुछ नहीं। तो मैंने एक फेसबुक में भी लिखा था, कभी मछली बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, हम तो खाली गप मारने वाले लोगों में से हुए। लेकिन एक्चुअली में इसीलिए हम प्रॉब्लम रहे क्योंकि जिन दुनिया को हम जानते नहीं और कुछ ही मुझे मालूम ही नहीं था। कुछ चीजें होती भी हैं, मुझे मालूम भी नहीं था कि मकान में कुछ होता है। मैं जब अकेला था उत्तरकाशी के अंतर्गत, मेरे पास सिर्फ एक बाल्टी थी। तो मेरी शादी हुई थी, तो मेरी पत्नी आई थी, तो उन्हें एक बाल्टी दी गई। उसी बाल्टी से मैं पानी पीता था, कुछ नहीं रहता था। और मैं अपने घर में नहीं रहता था। मुझे शिखर पाठक जी की याद आती है, उनकी नई शादी हुई थी, तो उत्तरकाशी आए वो। तो उन्होंने पूछा प्रभात का घर कहाँ है? उन्होंने कहा, मकान मालिक ने कहा साहब वो तो यहाँ रहते हैं नहीं, तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, रात को भी नहीं आते, पता नहीं कहाँ गली में सोते हैं, कहाँ पता नहीं। वो उन्होंने फिर दरवाजा भी मेरा में ताला नहीं लगता, उन्होंने ताला खोला, वहीं सो गए वो। तो उस दिन अचानक मैं रात को आ गया। तो ऐसा तो हम बिखरे बैठे थे, हमारे पास सर बाल्टी को लेकर कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वहां भी हम प्रॉब्लम रहे, लेकिन हम अच्छे प्रॉब्लम थे। जी 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 बिल्कुल जी। और आपने उनका एक बहुत बड़ा गुण हमको बताया सर। वही लोग संभालते हैं हम लोगों को जो जरा हिले हुए। एक बार शेरदा अनपढ़ कहने लगे ना, अल्मोड़ा आकाशवाणी में मैं और वो जा रहे थे, एक कोई लेटा हुआ था जमीन में। तो मैंने कहा गुरुजी शायद विक्षिप्त है, पागल है। उनका ना जितने लेखक चिंतक विचारक ये होते हैं, थोड़ा थोड़ा पागल सभी होते हैं, हम भी हैं, कहा उन्होंने। ऐसा कोई बात नहीं। तो अगर स्वीकार कर लिया जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर। हम अगर हाँ बिल्कुल, अगर आप पागल नहीं होंगे तो कर नहीं पाएंगे। थोड़ा थोड़ा पागल तो सबको होना ही चाहिए। और जी थोड़ा जी थोड़ा जी। और कविता बड़ी अच्छी है ना वो, कि एक शाम का वक्त है, वो उसका वो याद नहीं मुझे। शाम का वक्त है, कुछ मजदूर गाली देते हुए आ रहे हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी ले रखी है, वो सेठ ऐसा, वो ऐसा, और ढिमका ऐसा। इतनी थोड़ी थोड़ी पीनी ही चाहिए, थोड़ा नशा तो होना ही चाहिए, और थोड़ी दिमाग होनी चाहिए। दीवानों से बात करे ना। मुझसे किसी ने कहा ये कैसे क्या बातें करते हो, तो वो उनका है ना इंशा जी का, दीवानों सी जो बात करे ना, और करे दीवाना, दीवाना दीवानों से बात करेगा ही। और दीवानगी ने ही दुनिया को बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो टीचर हो या कुछ हो, बदला है, चेंज उसी से हुआ है। ताराचंद त्रिपाठी सर भी कहते हैं ना, बिल्कुल, त्रिपाठी सर भी कहते हैं कि सिरफिरापन तो होना ही चाहिए आदमी में, तभी काम करता है वो। कई बार कहते हैं वो ऑटोमेटिकली होता है, हम बन के नहीं बने, है हमारे अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मतलब जो इस तरह सिरफिरा, तो समाज से तो दुनिया से तो नाराज रहता ही है। तो हम सब लोग जितने हैं दुनिया से तो नाराज है। और अगर हम दुनिया से नाराज नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आज जो दुनिया से नाराज नहीं है, आज जिसके अंतर्गत जो दुनिया में हो रहा है उसके प्रति वितृष्णा नहीं है, टेंशन नहीं है, तो बेईमान आदमी। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। मैं समझ रहा हूँ जोशी सर का संकेत। कोई कविता आपके सुनना चाह रहे होंगे सर, अगर वो कविता आसपास कहीं रखी होगी तो। जोशी सर का मैं संकेत समझ भाभी जी दे देंगे, नहीं तो भाभी जी को कहिएगा सर, हर मौके में तो वही बिल्कुल संबल हैं, सहारा हैं। भाभी जी को आवाज दीजिए जी। मुझे तो अपनी कविता कविता मैं ऐसे खास करता भी नहीं हूँ जी। बल्कि आजकल वो चल रही है मैराथन कविता काव्य में मैराथन, मेरे बस में नहीं है वो। ठीक है, सर में सौदा भी नहीं जी, में तमन्ना भी नहीं, इस सर से मोहब्बत का कुछ भरोसा भी नहीं, शिकवाए जोर क्या शोक से तू साफ कायल भी नहीं, साफ मुकट्टा भी नहीं, बदगुमा हो के न मिले दोस्त, बदगुमा हो के न मिले दोस्त,
गर तुझे मिलना है तो झिझकते हुए मिलना, को मिलना भी नहीं। मुद्दतें क्या? गुजरी याद भी ना आए हमें, और हम तुझे भूल गए ऐसा भी नहीं। इस वाकफियत पर तो समझ साजो साध, इश्क में दिल दर्द हो जाता है, दुखता नहीं। क्या बात है, है। क्या बात, बहुत क्या सुंदर मुझे सर, मुझे जोशी आपकी सर। इस कविता को सुन के विज्ञान विज्ञान वृत्त जी हैं, उनकी एक छोटी कुछ चंद लाइनें याद आई। उन्होंने ये जी। लिखा कि आपसे रिश्ता रहा, हम्म, आपसे रिश्ता रहा रिश्ता। और मैं जिंदा रहा, ओहो, आपसे रिश्ता रहा और मैं जिंदा रहा, था नहीं मैं उस जगह बस वहां दिखता रहा, क्या क्या बात। बात, था नहीं मैं उस वाह, जगह मैं बहुत दिखता रहा। खत कभी भेजा नहीं, खत कभी भेजा नहीं, मैं उन्हें लिखता रहा। तो आपको हाँ। बहुगुणा मैम की याद आ रही होगी इस लाइन को सुन के, कि खत कभी लिखता नहीं, जी और जी मैं जी उन्हें जी लिखता जी रहा। जी वो न जी थे जी। मंजिल मेरी, वो न थे हाँ, मंजिल मेरी जिनका मैं रास्ता रहा, वो क्या न थे बात। मंजिल मेरी जिनका मैं हाँ, रास्ता रहा। मैं कर कहीं रहा। पहुंचा नहीं, मैं कहीं पहुंचा नहीं, तू सदा चलता रहा। वाह, क्या कहीं बात, पहुंचे, क्या बात। मैं कहीं जब पहुंचा पहुंचा। नहीं, यूं सदा हाँ, चलता रहा। छोटी सी सदा लाइन चल। आपकी कविता को, आपकी कविता सुन के याद आई, तो मैंने कहा क्या मैं क्या भी बात। बात, कुछ धृष्टता बहुत कर दूं आपके आपके सम्मुख। बड़ा विज्ञान आनंद दत्त आ जी ने गया। लिखा था। हाँ, क्या बात। चलता रहा। अच्छा लगा, चलता मैं है। यूं ही चलता रहा। आज तो दिन से ही सर कमेंट आ रहे थे कि आज अगर सर आ रहे हैं, सुमन रावत थे और बहुत लोग थे, तो उन्होंने कहा आज समय का पता ही नहीं चलेगा, सर के तो ऐसे संस्मरण हैं जो दिल को छूते हैं, हाँ, और और वही ऐसा होता है ना कि पारदर्शी व्यक्तित्व है जी। जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई हमें जिम्मेवारी है। जी। जब मुझे बिल्कुल बताया है तो जिम्मेवारी में कुछ है, और वही जी। है है। कि शेर है उसमें, मुसफ़ी हम तो समझे थे होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो हम्म, हाँ, बहुत रखा निकला। क्या तो ये बात, बात तेरे है, दिल में हो जाएगा ना। जी तो वो तो जी क्या जी। अगर बात है, जज्बा है बहुत तो अच्छा, जख्म होना ही चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जी सर। बहुत जी अच्छा। जोशी सर, हम लोग ये समाप्त की ओर जा रहे हैं। जोशी सर, अभी कुछ अनुत्तरित प्रश्न अगर शेष हैं तो नहीं सर नहीं, से हम मेरे कुछ प्रश्न नहीं है। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि आज सर के दर्शन हुए। कमेंट्स हम पढ़ते रहते थे इनके, तो लगा था कि ये जो जिस कमेंट में जो स्तर है वो जरूर किसी दिन दर्शन होंगे। और इन्होंने हमको कहा किया कि अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने बारे में बड़े खुले मन से बताया। लेकिन वो खुले मन कहते जरूर है कि अपनी किताब को खुला ज्यादा मत रखिए, अपनी किताब को खुला ज्यादा मत रखिए, क्योंकि लोगों को पढ़ने की आदत होती है। क्या बात है, क्या बात। कई कहते बहुत हैं ना, मेरी बहुत। मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। किसी ने कहा अपनी अपनी जिंदगी को खुली किताब मत रखिए, क्योंकि लोगों जी को पढ़ने फाड़ने की आदत होती है। तो लेकिन आपने बहुत उम्र के इस पड़ाव में बिल्कुल बिल्कुल खुले मन के आभारी हैं। जी, और बहुत दुआ करते हैं कि एक दिन जैसा आपने कहा कि कभी कोरोना कोरोना के बाद कुछ ऐसा समय मिले, कुछ ऐसा अवसर बने कि हमारे शो में जितने लोग आए, हम उनसे सबको आमंत्रित कर सकते, बुलाएं, उसमें बुलाएं और उनसे विचार विमर्श करें और अपनी सोच को सार्थक बनाएं। हाँ, कभी और बहुत यही है, बहुत कभी आभार आप आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजधानी आए तो आप सब लोग जरूर मिलने आए, वह और अच्छा लगेगा। और बस अंत में जो जी हम बिल्कुल सर आप लोगों से बिल्कुल। आशीर्वाद लेते हैं, आज शिक्षा की बात हुई है, पर्यावरण की बात हुई, नाटकों की बात हुई, और अपना जो बेबाकीपन है उस पर बात हुई, तो हमारे जो शिक्षक हैं, शिक्षकों का शो है, आप अपना बस कुछ पंक्तियों में अपना आशीर्वाद हम लोगों को दे दें ताकि हम समापन की ओर बढ़ें। अब साहब आशीर्वाद देने लायक तो हम है नहीं, और आखिरी में ये होता है कि जितने बुड्ढे होते हैं उनसे सब आशीर्वाद ही मांगते हैं, तो वो आशीर्वाद ही देने लायक हो जाते हैं बात है। तो मैंने क्या आशीर्वाद देना है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कभी आए तो हल्द्वानी की तरफ आए तो मिले, जो एक घर में बैठ कर के जो बातें होती हैं उसमें कुछ जी परिवर्तन हो जाता है। तो मैं तो यही उनसे कहना चाहूंगा कि प्रेम बनाए रखें, और जिंदगी में हर चीज का तर्क है, हर पर रीजनिंग है, लेकिन प्रेम ऐसी चीज है जिसमें कोई रीजनिंग नहीं करता, कोई बड़ा कोई से बड़ा तर्क विद्वान जीनियस भी नहीं करता। तो जब आपके अंदर दिल में अगर आप बच्चों के प्रति प्यार होगा तो फिर आपके बराबर बड़ा गुरु कोई नहीं। बहुत सुंदर बात जी। जी।
जी इसीलिए चीनी भाषा में ये कहा गया, अपने अपने बचपन को अपने गले से लगा के रखो, कभी बूढ़े नहीं होगे। बच्चे बचपन बनाए रखिए, बस। और क्या। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अगर उस प्रश्न का उत्तर आप तक मिल गया है। हिमंदा, एक मुझे मैच की है, जी, मैं कह रहा हूँ प्रश्न का उत्तर हमको मिला है या कह नहीं रहे हैं? मिला सर? जी नहीं, मैं तो नहीं देख पाया क्योंकि जी, मैं कल अपने मोबाइल से हूँ, मैं आज लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं हूँ। जी कल देख लेंगे। और लेकिन तब तक मैं प्रश्न का जिनका उत्तर जी जी प्रश्न प्रश्न उत्तर मैं बता देता हूँ। प्रश्न का उत्तर था रोहिणी हट्टंगडी जी। रोहिणी हट्टंगडी, जिसने स्पर्श में, साक्ष में भव्य महान फिल्म का ही काम किया। और गांधी बड़ा फर्क था उनका, 28 साल से लेके 74 साल तक की का निभाना था उनको। और 3 अभिनेत्रियां थी, बहुत 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 ही शानदार अभिनेत्रियां थी जिनको बुलाया गया इंग्लैंड, और उसमें से फिर इनका सिलेक्शन हुआ। वो 3 अभिनेत्री थी, स्मिता पाटिल जो अपने आप में कंप्लीट एक्ट्रेस कही गई, भक्ति बर्वे जो कि जिनको हमने एक वो कौन सी फिल्म थी, मजाकिया फिल्म थी, उसमें भी देखा, लेकिन मराठी फिल्मों की बहुत सशक्त अभिनेत्री। और तीसरी रोहिणी हट्टंगडी। रोहिणी हट्टंगडी जो थी, उनका चेहरा जो था वो ऐसा देखा गया कि इन्होंने फिल्मों में अभी ज्यादा काम नहीं किया, तो इसलिए एक ये तर्क जो था उनके, और उन्होंने उस रोल को बखूबी निभाया। और सारांश में भी हमने देखा, अनुपम खेर जी की जो पहली फिल्म थी उसमें भी उन्होंने अनुपम खेर अभिनीत पात्र की पत्नी की भूमिका निभाई थी, जिनको अंधविश्वास होता है कि मेरा बेटा जिसका देहावसान हो चुका वापस आएगा। तो कई फिल्में थी जिसमें, लेकिन रोहिणी हट्टंगडी इज द आंसर। मुझे नहीं पता, कर सकता जी या हर्षित या बहुगुणा जी बताएंगे कि उत्तर मिला था या नहीं मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो अब सर शंख घंटी हिमा। आवाज ले उन्हें, शायद अपन भोजन तैयार छो। तो आप मन तो करना कि आज बिल्कुल रात भर बातचीतें करते रहूं, बिल्कुल मन आज हम सबका ऐसा ही प्रफुल्लित है। लेकिन सर आपका आशीर्वाद, जी अपना आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे सर। तो कल डॉक्टर जी, कल जी कल कौन आ रहे हैं सर? कल जोशी सर बता देंगे। मैं भेजा था भट्ट जी ने, कौन जिनको 125 में बड़े खास कार्यक्रम में बुलाया, मैं नाम भूल गया। कल जी का कल चलिए कुछ रहता है वो, एक उसको रहस्य रहने देते हैं। कल जो आएंगे बिल्कुल बड़े, वो भी प्रभात दा की तरह ही हैं, सीजन कहना जी। चाहिए, कलाकार, शिक्षाविद। तो कल उनसे मुलाकात होगी, उनसे मुखातिब होंगे। जी रात्रि। अच्छा सर, प्रणाम। क्योंकि आज हम फिल्म नहीं चला पा रहे, इसलिए अभी से फिर कह देना ठीक है। शुभ रात्रि, प्रणाम, जी नमस्कार। जी।